इस वीडियो में हम जानेंगे अकाउंट्स फाइनलाइजेशन पार्ट 2 के बारे में। अगर आपको पार्ट 1 रिलेटेड वीडियो चाहिए जो अभी तक आपने नहीं देखा तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइडेड है, जिसमें हम बात करने वाले हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनकम के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल, परचेज और स्टॉक के बारे में। काफी कमेंट्स आ रही थी व्यूअर की कि मैम अभी तक आपने प्रोवाइड नहीं किया वीडियो, तो मैंने प्रोवाइड किया है अभी वीडियो, आप देख सकते हैं। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट कीजिए पार्ट 3 पाने के लिए। अगर आपको पार्ट 3 चाहिए तो जरूर लिखें कि आपको पार्ट 3 चाहिए और कैसा लगा आपका वीडियो एक्सपीरियंस वो भी बताएं। तो हम स्टार्ट करते हैं सेल, परचेज और स्टॉक से। तो मैंने एक प्रैक्टिकल डेटा लिए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, जहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स शो हो रहा है। अगर आप सेल्स के अंदर जाओगे तो उन्होंने इंटर और लोकल में बाइफरकेट किया है। आप रेट वाइज भी बाइफरकेट कर सकते हो, 5, 12, 18, 28 के हिसाब से भी, जीएसटी के रेट के हिसाब से भी आप बाइफरकेट कर सकते हो, या आप ऐसे भी बाइफरकेट कर सकते हो कि विद इन द स्टेट अगर आपका सेल हो रहा है तो आप लोकल में, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट सेल हो रहा है तो इंटर स्टेट आप कर सकते हो। और क्या क्या आपको देखना है, चेक करेक्ट यूज ऑफ टैक्स लेजर। अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल हुआ है तो आपने आईजीएसटी यूज किया है, और विद इन द स्टेट सेल हो रहा है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी यूज हुआ है। एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत सारे जन नहीं यूज करते, आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, ये रिफ्लेक्ट करना बेटर रहता है, ताकि जब आप सेट ऑफ एंट्री करो तो आपके लिए ये बहुत यूजफुल रहे। तो आपको आउटपुट आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी जो है वो रिफ्लेक्ट करना है। जैसे अगर मैं एक सेल का देखूं तो इन्होंने एसजीएसटी और सीजीएसटी ही रिफ्लेक्ट किया है। मैं इनको रेकमेंड करूंगी कि आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी आप यूज करें, तो वो बेटर रहता है। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं चेक डिटेल्स ऑफ ई वे बिल प्रोवाइडेड वेयर रिक्वायर्ड। तो आपको टैली में भी चेक करना है कि ई वे बिल का डिटेल्स फिल इन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपका सेल विद इन द स्टेट, इन केस ऑफ वेस्ट बंगाल 1 लाख से ज्यादा है, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट 50,000 से ज्यादा है, तो आपको ई वे बिल का रिक्वायरमेंट है। तो आपको देखना होगा कि इन्होंने ई वे बिल प्रोवाइड किया है या नहीं किया है। हम देखते हैं हमारे इस पार्टी ने किया है क्या नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो 3 लाख का सेल हो रहा है, तो हम यहाँ पर ई वे बिल डिटेल में जाते हैं, यस करते हैं। देखिए यहाँ पर ई वे बिल उन्होंने डिटेल्स पूरा प्रोवाइड किया है, वेस्ट बंगाल के अंदर ही सेल हो रहा है और 1 लाख से ऊपर का सेल हो रहा है, इसलिए उसको ई वे बिल जनरेट किया गया है। अब बात करते हैं चेक पार्टी लेजर टू वेरीफाई प्रॉपर बाइफरकेशन बिटवीन कॉम्पोजिट या रेगुलर डीलर। आप किसी रजिस्टर्ड पर्सन को बेच रहे हो सामान, तो आप बाइफरकेशन कर रहे हो क्या कॉम्पोजिट या रेगुलर डीलर में, वो आपको चेक करना है। बहुत सारे जन नहीं करते बाइफरकेशन, तो हम देखते हैं क्या इन्होंने बाइफरकेशन प्रोवाइड किया है। यहाँ पर अगर आप एंटर प्रेस करोगे, कंट्रोल एंटर, ये जो पार्टी नेम है उसके अंदर, तो वहां पर आप देख सकते हो उन्होंने प्रोवाइड किया है कि रेगुलर है या कॉम्पोजिट। बहुत जन ऐसे क्या करते हैं कि वो रेगुलर ही रिफ्लेक्ट कर देते हैं जबकि उनका कॉम्पोजिट डीलर होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपने बाइफरकेशन प्रॉपर किया है या नहीं किया है, ये जरूरी है। दूसरी चीज हम देखते हैं, चेक ऑन सैंपल बेसिस 4 या 6 डिजिट एचएसएन कोड इज डिक्लेयर और नॉट। देखिए एचएसएन कोड अब कंपलसरी हो गया, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो 6 डिजिट, 5 करोड़ के नीचे है तो 4 डिजिट कंपलसरी है। तो आप इसको डिक्लेयर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो वो भी आपको देखना जरूरी है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये डिक्लेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक पर्टिकुलर सेल्स लोकल में हम एक बार जाते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर उन्होंने जीएसटी का सेट ऑल्टर डिटेल्स में हम जाके देखते हैं, यहाँ पर वो एचएसएन डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं अलोंग विद डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर 4 डिजिट लिया गया क्योंकि इनका सेल 5 करोड़ से नीचे है, इस कारण ये लोग 4 डिजिट ही प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम, और क्या डिटेल्स देना है। चेक फॉर इनवॉइस नंबर नॉट एक्सीडिंग 16 डिजिट। देखिए सेल के केस में एज पर जीएसटी लॉ आपको 16 डिजिट से ज्यादा आप इनवॉइस नंबर रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते। तो 16 डिजिट से ज्यादा अगर आप करोगे तो जीएसटीआर 1 में जो है अपलोड ही नहीं होगा।
ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। जो आपका इनवॉइस नंबर है, जैसे इसमें केस में इनवॉइस नंबर 16 डिजिट से कम है, तो 16 डिजिट से कम ही हम यूज कर रहे हैं, वही हमको देखना होगा। चेक पार्टी वाइज टीसीएस एप्लीकेबिलिटी। देखिए टीसीएस तब एप्लीकेबल होता है जब आपका प्रीवियस ईयर में टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर हो और किसी भी पार्टी का सेल इस ईयर में 50 लाख से अबव हो, तो 50 लाख से अबव अगर होगा तो आपको टीसीएस कलेक्ट करना होगा 0.1% के हिसाब से। तो आपको देखना होगा क्या प्रीवियस ईयर में आपका टर्नओवर 10 करोड़ से अबव था और इस साल आप किसी भी पर्टिकुलर पार्टी को 50 लाख से ज्यादा जो है सामान बेच रहे हो, तो उस केस में आपका टीसीएस एप्लीकेबिलिटी आएगा। चेक फॉर मिसमैच इन जीएसटीआर 1 और 3B, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जो देखिए फाइनलाइजेशन का अकाउंट्स का मतलब ये नहीं है कि जब ऑडिट करने बैठे, स्टैट्यूटरी ऑडिट करने बैठे तभी चेक कर रहे हैं। आप एज एन अकाउंटेंट आप भी देखो कि आप कहीं ये गलती तो नहीं कर रहे हो, तो वो भी आपको चेक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ऑन अ डेली बेसिस या ऑन अ मंथली बेसिस यू नीड टू चेक। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जीएसटीआर 1 में जाके हम आ गए हैं गेटवे ऑफ टैली में। हम डिस्प्ले में जाएंगे, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जाएंगे और जीएसटी में जाएंगे और जीएसटीआर 1 में जाएंगे। फिर हम ऑल्ट F2 दबाएंगे और A20 फॉर अप्रैल 20, M21 फॉर मार्च 21, तो ये हम प्रेस करेंगे और देखेंगे। देखिए मिसमैच आ रहा है, तो मिसमैच क्या रिलेटेड है आप एंटर प्रेस करोगे और देखोगे, तो यहाँ पर देखिए मिसमैच क्या आ रहा है। A1 प्लास्टिक सेंटर का हमने जीएसटीएन सही स्पेसिफाई नहीं किया है, तो आप पहले सर्च करो इसका सही जीएसटीएन नंबर क्या है और स्पेसिफाई करो। मैं कंट्रोल एंटर करके अंदर जाती हूँ और A1 प्लास्टिक सेंटर में कंट्रोल एंटर करती हूँ और यहाँ पर जीएसटीएन नंबर मेरे को सही देना है। तो मैं जीएसटीएन नंबर जो है मैंने ऑलरेडी सर्च किया है, यहाँ से मैं कॉपी कर लेती हूँ जो जीएसटीएन नंबर है इनका, कॉपी करके मैं सिंपली यहाँ पर कंट्रोल ऑल्ट V करती हूँ, देखिए, और कंट्रोल A कर देती हूँ। यहाँ पर भी मैं जीएसटीएन नंबर सही कर देती हूँ इनका। मैंने जीएसटीएन नंबर प्रोवाइड कर दिया है पार्टी का और अब देखिए मिसमैच अब एक ही आ रहा है, पहले 2 मिसमैच आ रहा था, अब 1 मिसमैच आ रहा है। अब सहनिशा प्लास्टिक का मिसमैच आ रहा है जिसमें देखिए बता रहा है कि क्यों मिसमैच आ रहा है। सप्लायर या ओरिजिनल इनवॉइस नंबर इज नॉट स्पेसिफाइड या एक्सीड 16 कैरेक्टर। जैसे ही 16 डिजिट एक्सीड करता है ना, इनवॉइस नंबर आपको बता देता है कि भैया 16 डिजिट एक्सीड करके आपको ठीक करना है। तो आप सिंपली कंट्रोल एंटर कीजिए या एंटर ही कर दीजिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 16 डिजिट से ज्यादा दिखा रहा है, तो आप एंड में जाइए एक बार और इसको आपको हटाना पड़ेगा। तो ये आपको हटाना होगा, जो एक्स्ट्रा यहाँ पर आ रहा है वो रिमूव करना होगा। तो मैं ये रिमूव कर देती हूँ और कंट्रोल A कर देती हूँ। देखिए अब कोई भी एक्सेप्शनल रिपोर्ट नहीं आ रहा है क्योंकि जितने भी मिसमैच है मैंने हटा दिए, 2 ही मिसमैच थे तो मैंने हटा दिया। देखिए 0 मिसमैच आ रहा है। तो ये देखिए मंथली बेसिस का काम है कि हम जीएसटीआर 1 में जाए, जीएसटीआर 3B में जाए, चेक करें इज देयर एनी मिसमैच। अगर कोई मिसमैच आ रहा है तो उसको दूर करने का हम कोशिश करें। ठीक है, तो ये मंथली बेसिस का काम है। ओके, नाउ नेक्स्ट चीज हमें क्या देखनी है, चेक फॉर आरसीएम ऑन फ्रेट पेमेंट। अब देखिए सेल के समय जो भी आप फ्रेट का पेमेंट कर रहे हो वो डिपेंड करता है कौन आरसीएम में पेमेंट करेगा। जो फ्रेट का पेमेंट करता है वो ही एक्चुअल रेसिपिएंट माना जाता है अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है और सामने वाला 12% के हिसाब से चार्ज नहीं कर रहा है। जो भी ट्रांसपोर्टर है वो 12% के हिसाब से चार्ज नहीं कर रहा, तो हमें 5% के हिसाब से फ्रेट का पेमेंट करना है आरसीएम में। तो हमने आरसीएम में पेमेंट करा है या नहीं किया है वो हमको देखना होगा। तो आपको देखना होगा कि इन केस सामने वाले पार्टी ने पेमेंट नहीं किया, आपने फ्रेट का पेमेंट किया, क्या आप पे आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी है या नहीं है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। चेक whether freight, trade discount, packing charges in the bills are included in assessable value। इसका मतलब क्या है, अब देखिए मैं डिस्काउंट में जाती हूँ, डिस्काउंट लेजर में डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए
डिस्काउंट अलाउड का लेजर मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, कंट्रोल एंटर करती हूँ, यहाँ पर आप देखोगे इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू फॉर कैलकुलेशन फॉर जीएसटी अप्रोप्रिएट टू गुड्स, मेथड ऑफ कैलकुलेशन बेस्ड ऑन वैल्यू। मतलब जो भी प्रोडक्ट का जीएसटी का रेट होगा वही डिस्काउंट में एप्लीकेबल होगा। मैं आपको एक बार टैक्स एनालिसिस करके दिखाती हूँ। यहाँ पर आप टैक्स एनालिसिस करोगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि ये जो डिस्काउंट है ना वो लेस हुआ है, उसके बाद जीएसटी का रेट जो है कैलकुलेट हुआ है। मतलब डिस्काउंट पे भी जीएसटी का रेट 18% ही लगा है। जो प्रोडक्ट का जीएसटी का रेट होगा वही फ्रेट, डिस्काउंट और पैकिंग चार्जेस पे लगेगा। तो आपको इंक्लूड इन एसेसेबल वैल्यू करना पड़ेगा। अगर आप अलग से जीएसटी का रेट उसको बता रहे नहीं हो तो आपको इंक्लूड इन एसेसेबल वैल्यू करना होगा। ओके, तो ये हमने देख लिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं percentage of sale increase or decrease in this month as compared to the same month of earlier year। हो क्या इंक्रीज हुआ है सेल में, क्या पैटर्न है, क्या रीजन है, क्यों डिक्रीज हुआ है, ये सारी चीजें भी आपको देखनी पड़ेगी। दूसरी चीज परसेंटेज ऑफ B2B सेल एज कंपेयर टू टोटल सेल। देखिए आपको ये देखना पड़ेगा, हो सकता है डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है कि आपने इतना B2B सेल क्यों किया, आपने इतना B2C सेल क्यों किया है, ये रीजन भी पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका B2B सेल कितना है, मतलब रजिस्टर्ड पर्सन को आप कितना बेचते हो, कितना अनरजिस्टर्ड पर्सन को आप बेच रहे हो। ठीक है, अगर B2B सेल ज्यादा होगा तो हो सकता है उस इंडस्ट्री में अगर B2B सेल नहीं होना चाहिए, B2C ज्यादा होना चाहिए। अगर आप रिटेलर हो तो गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है कि आप इतना B2B सेल, मतलब किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सेल क्यों कर रहे हो। तो ये भी पॉइंट आपको देखना पड़ेगा कि कितना आपका B2B सेल है और कितना आपका B2C सेल है। ठीक है, यहां से आपको दिख जाएगा, डिस्प्ले में जाओगे आप, जीएसटी में जाओगे, GSTR1 में अगर जाओगे तो देखिए यहाँ पर दिख जाएगा आपको कि आपका B2B सेल कितना है और B2C सेल कितना है। ठीक है, यहां से आपको पता चल जाएगा। अब आगे चलते हैं, आगे क्या बता रहा है। अब आगे हम परचेज के बारे में बात करते हैं। परचेज के बारे में बात करने से पहले मैं बता दूं कि आपको देखना होगा कि आपका GSTR1 और 3B में जो पोर्टल का GSTR1 है और 3B है जीएसटी पोर्टल का, उसमें तो कोई मिसमैच नहीं आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपने GSTR1 में ज्यादा डेटा डाल दिया है इन केस ऑफ 2021 और आपने 3B में पेमेंट नहीं किया टैक्स का, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं परचेज। परचेज में हमें क्या चेक करना है। चेक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ एंट्रीज ऑन अ सैंपल बेसिस विद परचेज बिल। परचेज का बिल से आप एक बार अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर लो कि सारा अमाउंट वगैरह तो सही है, जो भी CGST SGST का अमाउंट वगैरह, जो आपका प्रोडक्ट का अमाउंट है वो सही है या नहीं है, तो वो करना बहुत जरूरी है। चेक करेक्ट बाइफरकेशन ऑफ परचेज लेजर। परचेज लेजर भी आप रेट वाइज बाइफरकेट कर सकते हो या इंट्रा या इंटर बाइफरकेट कर सकते हो। चेक करेक्ट यूज ऑफ टैक्स लेजर, जैसे इनपुट IGST, इनपुट CGST SGST यूज करना ज्यादा सही है, क्योंकि अगर आप जब सेल कर रहे हो तब आउटपुट CGST SGST और IGST यूज करो, और जब परचेज कर रहे हो तो इनपुट CGST SGST और IGST यूज करो, तो वो बेटर रहता है। चेक कंप्लायंस ऑफ ई-वे बिल। अगर सामने वाले ने कंप्लायंस नहीं किया है और आपने भी नहीं किया है तो प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कंप्लायंस का कि ई-वे बिल कंप्लायंस हुई है या नहीं हुई है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चेक फॉर मिसमैच इन GSTR2 और 3B। तो आप बेसिकली जाओगे DOG में और GSTR2 में जाओगे और Alt F2 कर दें, A20 फॉर अप्रैल 20, फिर M21 फॉर मार्च 21। इसमें देखिए इसमें कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई मिसमैच जो है इसमें नहीं होना चाहिए। अगर मिसमैच आ रहा है तो आपको देखना होगा कि मिसमैच क्यों आ रहा है। जैसे इसमें देखिए एक मिसमैच आ रहा है, इनवॉइसेस विद मिसमैच इन इंफॉर्मेशन, तो यहाँ मिसमैच नहीं होना चाहिए। इसमें बेसिकली मिसमैच इसलिए आ रहा है क्योंकि ये 16 डिजिट से ज्यादा एक्सीड कर रहा है, तो ये होना नहीं चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। इस वजह से ये मिसमैच आ रहा है। ठीक है, तो आपको मिसमैच भी चेक करना है।
और उसको हटाना है। अब बात करते हैं लिस्ट ऑफ इनवॉइसेस नॉट रिफ्लेक्टिंग इन टू बी। अब हो सकता है कि सामने वाले सप्लायर ने आपका इनवॉइसेस जीएसटीआर टू बी में नहीं चढ़ाया, जबकि आपके पास उसका बिल्स वगैरह है, आपने बुक्स में दिखाया है, तो आपको रिकंसाइल करना पड़ेगा जीएसटीआर टू बी के साथ अपना बुक्स, ताकि आप पता कर सको कि कौन कौन से जनों ने आपका इनवॉइसेस अभी तक नहीं चढ़ाया है, ताकि आप उनको बोल सको कि मेरा इनवॉइसेस टाइमली आप चढ़ा दो। क्योंकि देखिए अभी इनपुट टैक्स क्रेडिट में बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन आ गया है। ये रूल्स एंड रेगुलेशन आ गया कि आप क्रेडिट नहीं ले पाओगे अगर सामने वाले ने टू बी में नहीं दिखाया। और भी बजट 2022 से बहुत चेंजेस आए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। बुक्स में कौन कौन से इनवॉइसेस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, हो सकता है आप भूल गए हो एंट्री करना गलती से, तो उस हिसाब से आप एक रिकंसाइल कर सकते हो टू बी को अपने बुक्स के साथ। Check with accountant for intimation of parties relating to filing of return if not reflected in 2B। अगर 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो आपने इंटीमेट कर दिया हो पार्टी को कि वो टाइमली फाइल करे रिटर्न को। चेक रैंडम प्रेजेंस ऑफ परचेज बिल। आपने एंट्री कर रखी है लेकिन आपके पास बिल ही नहीं है, आपको बिल मंगा के रखना होगा, तो आपको रैंडमली चेक करना पड़ेगा कि आपके पास हार्ड कॉपी सारे पड़ी हुए हैं, बिल्स आपके पास पड़ा हुआ है, राइट। चेक फॉर रिवर्सल ऑफ क्रेडिट इफ अमाउंट इज नॉट पेड विद इन 180 डेज। तो आपको बेसिकली क्रेडिटर देखना है अपना, अगर 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं हो रहा है क्रेडिटर को, तो आपको रिवर्स करना है अमाउंट। क्या आप रिवर्स कर रहे हो अमाउंट, वो देखना होगा कि आपने जो जीएसटी का क्रेडिट लिया था उसको रिवर्स कर रहे हो या नहीं। काफी जन जो है ये चीज देखते ही नहीं है कि आपका क्रेडिटर तो पड़ा हुआ है, उसको पैसा आपने 180 दिन से ज्यादा दिया ही नहीं है और आपने क्रेडिट लेके बैठा है, आप क्रेडिट लेके बैठे हो, तो आपको ये ध्यान रखना है। चेक फॉर इनवॉइस नंबर नॉट एक्सीडिंग 16 डिजिट। 16 डिजिट को एक्सीड नहीं कर रहा है, ये हमको ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए 16 डिजिट तक ही अलाउ करता है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए इनवॉइस नंबर। चेक बाइफरकेशन बिटवीन इनपुट कैपिटल गुड्स एंड इनपुट सर्विस। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जीएसटीआर 9 के लिए। आपको चेक करना है कि जब टैली में एंट्री की गई थी तो उसको बाइफरकेशन हुआ है या नहीं हुआ है, इनपुट में इनपुट कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस में। चेक वेदर एंट्री इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स रिसीव्ड। तो ये जो एंट्री डेट होगा ना, जैसे यहाँ पर आप देखिए, मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती हूँ, परचेजेस में जाती हूँ, तो ये जो एंट्री डेट होता है आपका, इनवॉइस डेट होता है, एक एंट्री डेट होता है। इनवॉइस डेट ये है, एंट्री डेट ये है। सेक्शन 16 ये बोलता है कि आपको गुड्स जब रिसीव होता है तभी आपको आईटीसी मिलता है, तो आपको एंट्री डेट सही से मेंटेन करना होगा गुड्स का, ताकि आपको पता चल सके। जैसे सपोज कीजिए इनवॉइस डेट 31 जनवरी का है और एंट्री डेट सपोज 2 फरवरी का है, तो आपको 2 फरवरी को ही क्रेडिट मिलेगा, मतलब फरवरी के महीने में आपको क्रेडिट मिलेगा। तो वो आपको ध्यान रखना है कि आप एंट्री सही से कर रहे हो या नहीं, एंट्री डेट सही से मेंटेन कर रहे हो या नहीं। काफी लोग ऐसा नहीं देखते कि कब उनको गुड्स रिसीव हुआ है, वो इनवॉइस डेट के हिसाब से ही एंट्री डेट कर देते हैं, तो ये ध्यान आपको रखना है। जैसे बाहर से सामान आ रहा है, कैलकाटा वेस्ट बंगाल से बाहर से सामान आ रहा है, तो एटलीस्ट एक दिन तो लगेगा। इनवॉइस डेट हो सकता है 31 जनवरी हो, आपको मिला हो 1 तारीख को, तो आपको एंट्री डेट तो 1 तारीख की रखनी होगी, वो आपको देखना है। Check whether RCM entry is made on payment of freight where applicable। तो RCM का एंट्री आपने किया है या नहीं, जब भी आपने फ्रेट का पेमेंट किया है, क्या आपने RCM 5% में पेमेंट किया है या नहीं किया है, तो ये देखना है। हो सकता है आपके जीएसटीआर 2B में वो जो है इनवॉइस रिफ्लेक्ट ना कर रहा हो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का, लेकिन एक्चुअल में किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से आपने ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस ली है, तो आपने फ्रेट का पेमेंट किया है, तो आरसीएम का भी तो आपको पेमेंट करना होगा ना। ओके, तो आरसीएम का पेमेंट आपने किया है या नहीं किया है। In case of manufacturing concern, check for proper consumption entry। प्रॉपर कंजम्पशन एंट्री हुई है या नहीं हुई है, जो भी स्टॉक है वो प्रॉपरली कंज्यूम हुआ है या नहीं हुआ है, वो हमको चेक करना है। और हम लोग को देखना है कि रेशियो क्या है, प्रॉफिट रेशियो क्या है स्टॉक का, तो ये हमको ध्यान रखना है। तो अगर मैं ओवरव्यू बताऊं कि आपको क्या क्या चीजें देखनी है, तो सेल में
अब GSTR 1, GSTR 3B में कोई भी मिसमैच नहीं होनी चाहिए, ये आप देख लो। 16 डिजिट से एक्सीड नहीं करना चाहिए। सेल के टाइम आउटपुट IGST, CGST, SGST होना चाहिए। जब इंट्रा स्टेट है तो CGST, SGST लगना चाहिए। एक स्टेट से दूसरे स्टेट है तो आपका IGST लगना चाहिए। TCS का एप्लीकेबिलिटी आपको चेक करना है, HSN 4 या 6 डिजिट दिखाया गया है या नहीं दिखाया गया है। कोई भी पार्टी को कॉम्पोजिट और रेगुलर में बाइफरकेट किया है या नहीं किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ई वे बिल, आपने ई वे बिल जनरेट किया है, अगर इंटर स्टेट 50,000 से ज्यादा और विद इन द स्टेट आपका डिपेंड करता है। अगर मैं वेस्ट बंगाल की बात करूं तो 1 लाख से ज्यादा है, आपने ई वे बिल जनरेट किया है या नहीं किया है। आपने B2B कितना सेल किया है, B2C कितना सेल किया है, वो भी आपको ध्यान रखना है। आपका सेल कितना इंक्रीज हुआ एज कंपेयर टू अर्लियर ईयर या अर्लियर मंथ। ओके, परचेज में आपको GSTR 2 देखना है, सॉरी GSTR 2 जो आपका बुक्स का है उसको 2B के साथ कंपेयर करना है। अगर किसी ने अपना इनवॉइसेस चढ़ाए हैं तो उसको बोलना है यार इनवॉइस चढ़ा दो ताकि मुझे ITC मिल सके। ठीक है, तो ये एक ना बहुत लेंदी टास्क हो गया कि आपको बार बार बोलना पड़ेगा, इंटीमेट करना पड़ेगा पार्टी को परचेज बिल है या नहीं। क्रेडिटर चेक करो, क्या एजिंग है क्रेडिटर की, क्या 180 दिन से ज्यादा क्रेडिटर ड्यू है तो उसका ITC मैंने अभी तक रिवर्स करा है या नहीं किया है, वो आपको देखना होगा। ठीक है, तो होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज कमेंट कीजिए, मैं पार्ट 3 जल्दी लाने वाली हूँ। प्लीज कमेंट कीजिए अगर आपको पार्ट 3 चाहिए हो, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।